हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों का फिर हम मॉडल सेट 2 में मौर्य काल से संबंधित 50 प्लस ऑब्जेक्टिव को लाए हैं। और इससे पहले हम लोग हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 50 प्लस ऑब्जेक्टिव को कर चुके हैं। और मौर्य काल से बहुत ही इम्पोर्टेंट 50 सवाल है। और आप लोगों को कई बार इससे 5 से 6 सवाल मौर्य साम्राज्य से हर एक बार एग्ज़ाम में आ जाता है। तो आप लोगों को मौर्य काल के ऑब्जेक्टिव को देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ इम्पोर्टेंट सारे ऑब्जेक्टिव को लाया गया है मौर्य साम्राज्य का, मौर्य काल का। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है, क्या प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में कितने भागों को बांटा गया है। यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के आधार पर उसे कितने भागों में बांटा गया है। जो इतिहास का स्रोत है प्राचीन भारत का, उसे कितने भागों में बांटा गया है। 2 में, 3 में या 4 में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमारा वह बी नंबर है, 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग बात करें तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का भाग है साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है इनमें से सभी। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, क्या प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। तो वही 3 भाग है, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का इनमें से सभी। तीसरा सवाल है, क्या उपनिषद की संख्या कितनी है। तो उपनिषद की संख्या कितनी है, सिंपल सा सवाल है, 110, 108 या 105। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 108। उपनिषद की संख्या कितनी है, तो 108 है। चौथे सवाल पर बात करें तो हम लोग तो जैन साहित्य को जो है उसे क्या कहा जाता है। जैन साहित्य जो है उसे उनको क्या कहा जाता है, गुणवान, अंग, आदम या आगम, क्या कहा जाता है। इस चारों में जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का आगम कहा जाता था जैन साहित्य को। उसके बाद हम लोग बात करें, क्या जैन साहित्य में किस के बारे में जानकारी मिलता है। जैन साहित्य जो है उसमें किन के बारे में जानकारी मिलता है, महावीर स्वामी का या बुद्ध का या दोनों का, इनमें से कोई नहीं का। तो जैन साहित्य में हमको करेक्ट आंसर महावीर स्वामी का आंसर होगा, क्योंकि जैन साहित्य से हमें महावीर स्वामी की जानकारी मिलता है। वहीं छठे सवाल की बात करें तो मौर्यकालीन राजनीति इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत कौन है, कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र, चाणक्य रचित अर्थशास्त्र या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मौर्यकालीन इतिहास की जो राजनीतिक इतिहास की जानकारी जो मिलती है वह कौटिल्य रचित और चाणक्य रचित अर्थशास्त्र दोनों से मिलती है, अर्थात दोनों। वहीं बात करें राजतरंगिणी में कौन से राज्य का इतिहास मिलता है। राजतरंगिणी एक बुक है, जो उसमें कौन सी इतिहास की जानकारी मिलता है, बिहार का या मध्य प्रदेश का या वीर का या कश्मीर का। तो राजतरंगिणी में जो हमें वह कश्मीर का इतिहास मिलता है। तो राजतरंगिणी पुस्तक में किसका इतिहास मिलता है, तो कश्मीर का। नेक्स्ट 8वां सवाल हम लोगों का है, क्या राजतरंगिणी जो अभी जिसमें कश्मीर का इतिहास रचा गया है वह किनके द्वारा रचा गया है। राजतरंगिणी बुक जो है वह किनके द्वारा रचा गया है, वेदव्यास द्वारा, वाल्मीकि द्वारा, कलहंदवारा द्वारा या कलहन द्वारा। राजतरंगिणी जो रचा गया था वह हम लोगों का कलहन द्वारा रचा गया था। वहीं बात करें मालविक अग्निमित्रम जो कालिदास द्वारा रचित है, मालविक अग्निमित्रम जो कालिदास द्वारा रचित है, उसमें कौन सी राजवंश की जानकारी मिलती है, मौर्य वंश की, शुभ वंश की या शुग वंश की या इनमें से कोई नहीं। तो जो कालिदास द्वारा जो रचित ये बुक है इनकी जानकारी हमें मिलती है शुग वंश से। इस बुक की जानकारी मिलती है सुख राजवंश की। वही बात करें तो विशाखा दत्त का नाटक मुद्रा राक्षस कौन सी राज की काल की जानकारी देती है, गुप्त काल की, मौर्य काल की, दोनों का, इनमें कोई नहीं। तो अभी मौर्य काल की बात कर रहे हैं तो विशाखा दत्त नामक मुद्रा राक्षस कौन सी काल की जानकारी देगी, तो मौर्य काल का ही देगा। नाटक देवी चंद्रगुप्तम में कौन सी काल की जानकारी मिलती है, तो इसका आंसर भी हम लोगों का हो जाएगा मौर्य काल का। फिर हम लोग 12वां क्वेश्चन पर बात करें तो अभिलेखीय के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किसने किया, डी.आर. भंडारकर, कौटिल्य, कोई नहीं, सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी.आर. भंडारकर और MVVI सवाल है ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। वहीं बात करें तो ब्राह्मी लिपि
को लिखा जाता था। तो दो लिपि था उस समय, ब्राह्मी था फर्स्ट हम लोगों का ब्राह्मी था, दूसरा क्या था खरोष्ठी। तो ब्राह्मी लिपि को लिखा जाता था, बायां से दायां, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह होगा बाएं से दाएं। क्या है ब्राह्मी लिपि किधर से लिखा जाता था, तो बाएं से दाएं। इसका सिंपल सा विधि याद करने का, बाएं ब से ब्राह्मी, तो ब से बाएं से दाएं, बाएं से दाएं लिखा जाता था। वही खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी, तो खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं या बाएं से बाएं, बाएं से बाएं या ऊपर से नीचे, इनमें से कोई नहीं। तो खरोष्ठी लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि हमारे बाएं से दाएं हो गया, तो खरोष्ठी लिपि हमारे ए नंबर इसका सही आंसर होगा, दाएं से बाएं लिखा जाता था। वही बात करें क्या जेम्स प्रिसेम्प से बने अशोक के अभिलेखों का अध्ययन कब प्रस्तुत किया। जेम्स प्रिसेम्प ने जो था वह अशोक का अभिलेख का अध्ययन कब प्रस्तुत किया था, 1835, 1837, 1838 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है हम लोगों का बी दूसरा नंबर, यानी कि 1837। 16 नंबर का प्रश्न है, अशोक के अभिलेख में अशोक को कितने नामों से संबोधित किया गया है, 5, 2, 3 या 4। तो इसका करेक्ट आंसर है हम लोगों का 3 नंबर, 3 नामों से संबोधित किया गया है। अशोक का नाम अभिलेख में क्या क्या है, देवानप्रिय, प्रियदर्शी, राजा। तो अशोक का नाम जब ये 3 हम लोग देखें, वही तीनों नाम है, देवानप्रिय, प्रियदर्शी, राजा, इनमें से सभी। तो इसका आंसर इनमें से सभी। तो आप लोगों को हम पिछले लेक्चर में बताए हैं क्या इस प्रकार का जो PDF है, ये जो पढ़ा गया PDF आप लोगों को लेना है, तो डिस्क्रिप्शन में हम लोगों का टेलीग्राम का चैनल का नाम दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम को प्ले स्टोर से लोड करें और वहाँ सर्च करें मैट्रिक एंड इंटर कोचिंग सेंटर PK, और आप लोग वहाँ टेलीग्राम पर जुड़ जाएं और आप लोगों को यह PDF वहाँ आसानी से मिल जाएगा, ताकि आप लोग वहाँ से अच्छी प्रकार से फिर से याद कर पाए। नेक्स्ट सवाल पर बात करें कि तो मौर्य सम्राट किस अशोक का प्रथम अभिलेख कहाँ मिला। मौर्य सम्राट जो अशोक है उसका प्रथम शिलालेख कहाँ से मिला है, सौराष्ट्र के जूनागढ़ जिला के गिरनार में, बिहार के पटना में, बिहार के हाजीपुर में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हम लोगों का, सौराष्ट्र के जूनागढ़ जिले के गिरनार में। अशोक का 13वां अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, शहबाजगढ़ी से, पटना से, या मध्य प्रदेश के, या इनमें से कोई नहीं। तो अशोक का 13वां लेख जो हमें प्राप्त हुआ है वह हमें प्राप्त हुआ है शहबाजगढ़ी से। कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो शहबाजगढ़ी से। वहीं बात करें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन धर्म के भगवती सूत्र से कितने महाजनपद का उल्लेख मिलता है, 12, 15, 16, 18। तो बौद्ध धर्म के कौन सा निकाय अंगुत्तर और जैन धर्म का भगवती सूत्र से कितने महाजनपद का उल्लेख मिलता है, तो 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट 21 नंबर का सवाल है हम लोगों का, क्या मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम स्थापना किसने किया। मगध जो साम्राज्य है उसकी स्थापना किसने किया। तो मगध साम्राज्य की स्थापना जो किया था वह हमारा किया था, ए नंबर इसका ऑप्शन है बिंबिसार, अशोक या चंद्रगुप्त, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 21 नंबर का सवाल हम लोगों का था, क्या मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम स्थापना किसने किया था। तो मगध साम्राज्य का जो स्थापना किया था वह हमारा बिंबिसार किया था। कौन किया था, बिंबिसार। वहीं हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार या अशोक या चंद्रगुप्त, या इनमें से कोई नहीं। तो हर्यक वंश का संस्थापक जो था हमारा वह बिंबिसार ही था। तो मगध साम्राज्य की स्थापना करने वाला कौन था, बिंबिसार, एवं हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो वह उसका भी आंसर हमारा बिंबिसार है। वहीं अजातशत्रु ने किनका हत्या किया। अजातशत्रु जो है यह जो है किनका हत्या किया था, अजातशत्रु चंद्रगुप्त मौर्य का या बिंबिसार का, या दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो हत्या किया था वह अपने पिता बिंबिसार का ही हत्या किया था। करेक्ट आंसर हमारा दूसरा नंबर है। वहीं बात करें शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया था। तो शिशुनाग वंश की जो स्थापना किया था वह शिशुनाग ही किया था, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा शिशुनाग ही हो जाएगा। वहीं नंद वंश का संस्थापक कौन था। नंद वंश जो है उसका संस्थापक कौन था, अशोक या महापद्म नंद या शिशुनाग, या दोनों। तो नंद वंश का जो संस्थापक हमारा था वह महापद्म नंद था।
वहीं 26वां नंबर सवाल की बात करें तो नंद वंश के समाप्त कर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से कौन सी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो अब यहाँ क्या है कि नंद वंश का जो समाप्त किया वह चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से किया, चाणक्य की सहायता से, एवं कौन सी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो नंद वंश की समाप्त कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की संस्थापना की थी चाणक्य की सहायता से। वहीं बात करें कि मगध की प्राचीन राजधानी कौन थी, मगध जो थी उनकी प्राचीन राजधानी कौन थी, पाटलिपुत्र या राजगिरी या बिहार या इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हम लोगों का वह है राजगीर। मगध की प्राचीन राजधानी राजगीर थी। मगध की नवीन राजधानी कौन थी, पाटलिपुत्र, राजगीर या मुजफ्फर या इनमें से कोई नहीं। तो मगध की नवीन राजधानी पाटलिपुत्र थी एवं पुरानी राजगीर थी। याद रखना, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, मौर्य वंश जो है इनका संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक या इनमें से सभी। तो मौर्य वंश का संस्थापक ए नंबर करेक्ट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। वहीं इंडिका नामक कृति किसने लिखी, इंडिका नाम की जो कृति कई बार सवाल में पूछा गया है क्या बोर्ड में, क्या इंडिका नामक कृति किसकी है, मेगास्थनीज की, अशोक की या चंद्रगुप्त मौर्य की या इनमें से सभी की। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह मेगास्थनीज है। वहीं 31 नंबर सवाल की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन सी धर्म की दीक्षा ली थी, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह कौन सी धर्म की दीक्षा ली थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य हमारे उसने जो दीक्षा ली थी वह ली थी जैन धर्म के भद्रबाहु से लिए थे जैन धर्म की दीक्षा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जैन। वहीं बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद कौन शासक बनता है, चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद कौन शासक बनता है। तो पुत्र बिंदुसार या बिंबिसार या दोनों या अशोक। तो इसका जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन उसका बेटा ही बनेगा तो उसका पुत्र बनेगा बिंदुसार। आप लोगों को बिंदुसार है, आप लोगों वहाँ बिंबिसार में टिक आउट नहीं करेंगे, किस कौन सा इसका आंसर है, क्या बिंदुसार। तो पूरा याद अच्छी प्रकार से रखना है, अर्थात हम लोगों का यहाँ बात करें तो ए पुत्र बिंदुसार पूरी अच्छा से याद रखना है, बिंबिसार में टिक आउट नहीं करना। वहीं बिंदुसार की मृत्यु के बाद कौन शासक बनता है, बिंदुसार की जब मृत्यु हो जाएगा तो उसका पुत्र बनेगा अर्थात अशोक शासक बनता है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद कौन शासक बनता है, अशोक। वहीं मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन था, तो मौर्य वंश का सबसे पहला शासक हम लोग कौन देखे, चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा कौन देखे बिंदुसार, और तीसरा कौन हो जाएगा हम लोगों का, अभी अशोक था। तो मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन होगा, तो अशोक ही होगा। अशोक का बेटा था और उसका नाम क्या था, अमरेंद्र था या महेंद्र या शिशुपाल या नागपाल। तो अशोक का बेटा का नाम जो था वह महेंद्र था। वहीं बात करें अशोक की पुत्री का नाम क्या था, संघमित्रा, प्रियदर्शिनी, प्रियदर्शी या इनमें से कोई नहीं। तो अशोक की पुत्री का नाम था संघमित्रा, क्या था, संघमित्रा। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का है राज्याभिषेक के बाद कितने वर्षों के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया अशोक। राज्याभिषेक जब अशोक का हो गया था वह कितने वर्षों बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था, 8वें वर्ष या 9वीं वर्ष या 10वीं वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो ये विजय प्राप्त किया था वह 8वीं वर्ष किया था। वहीं धर्म के पालन करने के लिए कौन से शासक ने बताया था, धर्म का, धर्म नहीं, यह धर्म यहाँ मिस से लिखा गया है, यहाँ था धर्म। अशोक ने धर्म का प्रचार किया था, तो वही पूछा जा रहा है क्या धर्म का पालन करने के लिए कौन से शासक बताया था, तो यह हमारा अशोक बताया था। वहीं बात करें अशोक के काल में पाटलिपुत्र में कौन सा बौद्ध संगति हुआ था, तो बौद्ध संगति हमारा 4 हुआ था, इसके हम लोग आगे वाले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अशोक के काल में पाटलिपुत्र में कौन सा बौद्ध संगति हुआ था, तो हमारा चौथा बौद्ध संगति हुआ था। नंबर 40 ऑब्जेक्टिव है हम लोगों का, अशोक के कितने अभिलेख प्राप्त हुए, अशोक जो है उनका हमें कितना अभिलेख अभी तक प्राप्त हुआ है, 40 से अधिक, 40 से कम, 5, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो अभी तक हमें जो प्राप्त हुआ है वह 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हुआ है। वहीं बात करें क्या अशोक के अभिलेख का कौन सा विभाजित वर्ग है, अशोक का अभिलेख जो हमारा था वह 3 भागों में विभाजित था, ये शिलालेख या स्तंभलेख या गुहालेख या इनमें से सभी।
तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा इनमें से सभी भाग, यानी कि शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख सभी भागों में अशोक का शिलालेख विभाजित था। शिलालेख की संख्या, शिलालेख जो है इनकी संख्या कितनी थी? शिलालेख की संख्या अगर पूछा जाए तो यह हमारा 20 या 14 या 16 या 16-25, तो इसका आंसर 2 नंबर है 14। वहीं स्तंभ लेख की संख्या कितनी है? स्तंभ लेख संख्या पूछी जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। और गुहा लेख की संख्या कितनी है? गुहा लेख के बारे में पूछी जाए तो गुहा लेख की संख्या हमारे पास 3 है। स्तंभ लेख की हमारी कितनी हो गई थी अभी? 6, और गुहा लेख की 3, और शिलालेख की 14। और मौर्य प्रशासन को कितने भागों में बांटा गया था? 2, 5 या 4 या 0? मौर्य प्रशासन जो था उनको कितने भागों में बांटा गया था? तो मौर्य प्रशासन को हमारा 4 भागों में बांटा गया था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? कई बार इस सवाल में पूछा जाता है, क्या सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंबिसार या बिंदुसार? तो सुदर्शन झील का निर्माण हमारा चंद्रगुप्त मौर्य कराया था। वहीं मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का जो था वह अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त या अशोक या शिशुनाग या इनमें से कोई नहीं? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक के बारे में पूछा जाए तो मौर्य वंश का अंतिम शासक हमारा बृहदत्त था। कौन था? बृहदत्त। इनके बाद हम लोग बात करेंगे, क्या मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश का स्थापना हुआ? जब मौर्य वंश का अंत हो जाता है उनके बाद कौन वंश का स्थापना होता है? तो शुंग वंश का स्थापना होता है। कौन सा वंश का स्थापना होता है? शुंग वंश का। अर्थात हम लोगों का इसमें 1 नंबर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है। वहीं शुंग वंश का संस्थापक कौन था पूछा जाए तो पुष्यमित्र शुंग या सातवाहन, बिंबिसार या अशोक? तो शुंग वंश का जो संस्थापक वो हमारा था पुष्यमित्र शुंग। कौन था? पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश जब नष्ट हो गया उनके बाद कौन सा वंश का स्थापना होता है? शुंग वंश जब नष्ट होता है उसके बाद कौन सा वंश का स्थापना होता है? कण्व वंश या मौर्य वंश या कुषाण वंश या इनमें से कोई नहीं? तो शुंग वंश खत्म होने के बाद हम लोगों का कण्व वंश का स्थापना होता है। उनके बाद कण्व वंश का शासक कौन था? कण्व वंश जो है उनका शासक हमारा कौन था? तो कण्व वंश का जो शासक था हमारा वसुदेव था या अशोक था या दोनों था? इनमें से कोई नहीं। तो कण्व वंश का शासक हमारा वसुदेव था। नेक्स्ट बात करिए तो कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? कण्व वंश का जो अंतिम शासक था वह हमारा कौन था? तो कण्व वंश का अंतिम शासक हमारा सुश्रुमा था। कौन था? सुश्रुमा। वहीं नेक्स्ट सवाल पर बात करें तो सुश्रुमा को मारकर सिमुक ने कौन सा वंश का स्थापना किया था? तो सुश्रुमा को कौन मारा? हमारा यहाँ सिमुक मार रहा है। और सिमुक कौन सा वंश का इसके बाद स्थापना करता है? सातवाहन वंश का या कनिष्क वंश का, मौर्य वंश का? इनमें से कोई नहीं। तो सिमुक यहाँ हमारा सातवाहन वंश का स्थापना कर रहा है। वहीं बात करें तो सातवाहन वंश का प्रथम राजा कौन था? सतकर्णी या सातकर्णी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट जो लिखा गया है आप लोगों का 3 नंबर लिखा गया है, इसका उच्चारण सही है। और इस शब्द जो लिखा गया है सातकर्णी वह 3 नंबर, इसलिए हमारा सातवाहन वंश का प्रतापी राजा कौन था? तो बात करें सतकर्णी था, लेकिन यहाँ जो लिखा गया है वह करेक्ट लिखा गया है सतकर्णी, इसलिए सतकर्णी आंसर है। वहीं बात करें कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो बहुत ही सिंपल सा आंसर कनिष्क है। क से कुषाण और क से कनिष्क आप लोगों को याद रखना है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया था। वहीं बात करें कनिष्क ने कश्मीर में कौन सा नगर बसाया था? कनिष्कपुर या कनिष्क कपूर, अरवल या बिहारीगंज? तो कनिष्क जो बसाया था वह बसाया था हम लोगों का कनिष्कपुर। वहीं बात करें कनिष्क कौन धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का या जैन धर्म का या दोनों धर्म का? इनमें से कोई नहीं। तो कनिष्क जो हमारा था वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, अर्थात ए नंबर हमारा सही आंसर है। कनिष्क के समय कुंडल वन में कौन सा बौद्ध संगति हुआ था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थीय? चतुर्थ हमारा अशोक के काल में हुआ है, तो तृतीय हमारा कनिष्क के समय कुंडल वन में हुआ था। वहीं बात करें तो कनिष्क ने कौन सी शैली को प्रोत्साहन दिया था? गांधार कला शैली को या मथुरा शैली को या दोनों? इनमें से कोई नहीं। तो कनिष्क जो प्रोत्साहन दिया था ये दोनों शैली को दिया था, अर्थात 3 नंबर सही आंसर है हमारा, क्या मथुरा कला शैली एवं गांधार कला शैली। इस प्रकार से हमारा मौर्य काल का लगभग 60 के पास जो ऑब्जेक्टिव था हम लोगों का वह कंप्लीट होता है।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए 12वीं क्लास के हर एक सब्जेक्ट से तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस प्रकार का वीडियो मिलते रहे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुप्त साम्राज्य का, जिससे कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है सवाल। और आप लोगों को अगर इसका सब्जेक्टिव चाहिए इसी प्रकार के प्रश्नोत्तर शैली में तो आप लोग हमें कमेंट करें। आप लोगों को प्रश्नोत्तर शैली में यह इसी प्रकार का सब्जेक्टिव सवाल भी समझा दिया जाएगा और आपको नोट्स वही टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम आप लोग प्ले स्टोर से लोड करेंगे और वहाँ लॉगिन करेंगे, वहाँ सर्च करेंगे हमारा चैनल का नाम, आप लोगों को चैनल पे लगा जो लोगो है वही लोगो मिलेगा। आप लोग वहाँ से ज्वाइन करेंगे और आप लोगों को वहाँ PDF आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में अब बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू।